हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। वेलकम गाइज टू दिस ब्यूटीफुल सेशन। जैसा आपने थंबनेल देख लिया होगा, आपको पता है हम यहाँ पर रिवीजन टेस्ट पेपर जनवरी 2026 को यहाँ पर डिस्कस करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। सेशन बहुत ही सिंपल होने वाला है। रिवीजन टेस्ट पेपर है, इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट में निकालता है और इस आरटीपी का ये मकसद है कि आप लोग पूरे सेशन को यहाँ पर देखें और चैप्टर वाइज आप यहाँ पर आके रिवीजन करें। सो मैं यहाँ पर आरटीपी को सॉल्व करने वाला हूँ चैप्टर वाइज, और मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा टाइम स्टैम्प्स या तो मैं डाल दूंगा या फिर टाइम स्टैम्प्स में आप में से कोई भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपका जिस चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है उस चैप्टर के रिवीजन के बाद में आप यहां पर आइए, उसके एक एक दो क्वेश्चंस करिए और उसके बाद में आप उस चैप्टर को एकदम फाइनल सील लगा दीजिए। ठीक है। सो आरटीपी इज गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल वन। हम यहां पर डिस्कशन कैसे करने वाले हैं, चाहे थियोरेटिकल क्वेश्चन हो चाहे आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, हम लोग उसको पूरा पढ़ेंगे, हम यहां पर उसका पूरा ऑपरेशन करेंगे और मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। 3 स्टार शीट से हम लोग जैसे हमेशा आंसर को फ्रेम करते हैं वैसे मैं आपको यहां पर पूरा आंसर भी दिखाने वाला हूं। ठीक है। सो और डिले करे बिना यहां पर फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं आरटीपी जनवरी 2026 फॉर बिजनेस लॉस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ में दे रखा है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इस बार इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मेजर फंक्शंस को यहां पर आप लोगों से पूछा है। ठीक है। एंड हाउ डज इट मैनेज करेंसी, पेमेंट सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आंसर तो बहुत ही सिंपल रहने वाला है। यहाँ पर हम लोग ने आरबीआई के बारे में एक सिंगल शीट बना रखी है जिसके अंदर हम लोगों ने सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन कर रखी है। मैं आपको डायरेक्टली वो दिखाना चाहूँगा। ठीक है। देखो ये अपनी स्टार शीट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ये आपका कीवर्ड है जो अंडरलाइंड है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने वाली ये बॉडी है। इट फॉल्स अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये डायरेक्टली आती है। अब ये रिस्पॉन्सिबल किन चीज़ों के लिए है, करेक्ट है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करने के लिए, मतलब याद करने के लिए मैंने बना रखा है बेटा माइक, यानी कि ये सिर्फ मेंटेनेंस, इशू, कंट्रोल इंडियन करेंसी नहीं करती बल्कि ये मुद्रण का काम भी करती है, यानी कि करेंसी को प्रिंट करने का काम भी करती है। इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट 4th पॉइंट के अंदर आ जाते हैं कि इंडियन पेमेंट सिस्टम एनपीसीआई, करेक्ट है, उसको पूरी तरीके से यहां पर संभालना। डिपॉजिट इंश्योरेंस हो या क्रेडिट गारंटी हो, यानी कि डीआई एंड सीजी के सेगमेंट को भी पूरा संभालना यहां पर आरबीआई ही ये काम करता है। एनपीसीआई इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। ये सारा काम यहां पर आरबीआई संभालता है। तो ये सब चीजें आपको चारों के चारों पॉइंट मेंशन करके आने हैं और कुछ प्रपंच में आपको नहीं पढ़ना है। यही सिंपल सा आंसर है जो सजेस्टेड में भी दे रखा है। ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे। हमारा जो बड़ा चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसको हम चालू करते हैं। इसमें आरटीपी का सिस्टम बहुत सिंपल है। वो यूनिट वाइज आपको यहां पर क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है। 8 और 9 के 9 यूनिट्स में से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, देखना। आ जाओ। मिस्टर नमन ऑक्शनियर है। अब देखो ऑक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। ही एडवर्टाइज्ड इन अ लीडिंग न्यूज़पेपर दैट एन ऑक्शन वुड बी हेल्ड ऑन 17 अप्रैल। उन्होंने 17 अप्रैल की डेट डाली कि इस तारीख पे एक ऑक्शन होगा, आगरा के अंदर होगा, ऑफिस फर्नीचर बेचा जाएगा। एक कान्हा नाम के व्यक्ति है, उन्होंने एडवर्टीजमेंट को पढ़ा, वो 500 किलोमीटर ट्रेवल करके आए ऑक्शन को अटेंड करने के लिए। जब वो ऑक्शन की जगह पर पहुंचे तो उनको पता चला कि फर्नीचर जो है हैड बीन विड्रॉन फ्रॉम दी सेल। भैया उन्होंने सेल से फर्नीचर को विड्रॉ कर लिया था। कान्हा को गुस्सा आया, उसने स्यू करा मिस्टर नमन को फॉर द लॉस ऑफ हिज टाइम एंड एक्सपेंस। भैया इतनी दूर से चल के आया बच्चा, है ना, तो टाइम भी लगा है, समय लगा है, पैसा लगा है, आने जाने के टिकट लगे भैया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आप रीजंस बताइए। क्या कान्हा क्लेम कर सकता है कॉम्पनसेशन फ्रॉम नमन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? अब देखो मैं हमेशा आप लोगों को यह बोलता हूं कि हमेशा जो चैप्टर का नाम है यानी कि एक्ट का नाम है वो आप क्वेश्चन पेपर में पढ़ लिया करो। देखो अभी आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे कि ऑक्शनियर लिखा हुआ है, आपको लगेगा ऑक्शन से रिलेटेड है। ऑक्शन का जो टॉपिक दिया गया है बेटा वो आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर दिया गया है, करेक्ट है। यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात चल रही है, मतलब मुद्दा और कुछ है। मुद्दा ये मैं आपको बताता हूं, आप लोगों को क्या लगता है ना, हम लोगों ने इतना रिवीजन किया, इतनी चीजें पढ़ी है, मुझे एक बात बताओ, ऑक्शन सेल, हाइला तू इतना मोटा क्यों हो गया भाई, इधर आ जा तू, और पतला हो जा भाई तू।
हाँ, आपको क्या लगता है भैया जो ऑक्शन सेल है वो क्या है? ऑक्शन सेल इज नथिंग बच्चा बट इट इज एन इन्विटेशन ऑफ ऑफर, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। करेक्ट है, हम लोग हमेशा बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्टली पता है क्या बोल रहा है कि ये इन्विटेशन टू ऑफर है, और इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर में बहुत ज्यादा फर्क होता है। ऑफर में ऑफर का फाइनल रिजल्ट होता है कि इट विल टर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इन्विटेशन टू ऑफर जो होता है इट इज मियरली एन एडवर्टीजमेंट कि भैया आओ और आप अपना ऑफर हमको दीजिए। सो जब यहां पर इस बंदे ने एडवर्टीजमेंट किया, जब इस बंदे ने एडवर्टीजमेंट किया लीडिंग न्यूज़पेपर के अंदर, उसने कोई फाइनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया उसने। अब जो भी व्यक्ति कान्हा जैसे लोग यहां पर जो चल के आ रहे हैं और कान्हा जैसे व्यक्ति बोल रहे हैं बेटा इट इज जस्ट हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे ना इन्विटेशन टू ऑफर में, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ प्राइस देना, कोटेशन देना, न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट होता है। तो ये वो वाला पॉइंट है कि न्यूज़पेपर वाला जो एडवर्टीजमेंट है दैट इज कॉल्ड एन इन्विटेशन टू ऑफर, इट इज नॉट कॉल्ड एन ऑफर डायरेक्टली। करेक्ट है। तो यहां पर जो ऑक्शनियर है यानी कि नमन है उसने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा है। इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, ये आपको लिख के आना है, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा यहां पर बैकग्राउंड में देना चाहूं तो एक काम करो, इधर आओ, ये देखो ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर के बीच में हम लोगों ने यहां पर डिफरेंस भी देख रखा था। आपको टेबल फॉर्मेट में यहां पर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इज नॉट अबाउट डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। आप डायरेक्टली ऐसा भी आंसर बना के आ सकते हो। देखो मैंने पैराग्राफ स्टाइल में आपको दे रखा है और मैंने यहां पर सारी चीजें भी लिख रखी है, देख लो आप। क्या आईटीओ यानी कि इन्विटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर बिकॉज इन्विटेशन टू ऑफर इज अ सर्कुलेशन ऑफ एन ऑफर टू इंड्यूस पीपल, यानी कि लोगों को इंड्यूस करने के लिए टू पुट देयर डेफिनेट ऑफर। दिस इज वाई आईटीओ प्रीसीड्स एन ऑफर, आईटीओ एक ऑफर के पहले आता है। और आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि मियर स्टेटमेंट इन्विटेशन टू ऑफर, मेयर स्टेटमेंट जो दे रखा है, इंटेंशन का अनाउंसमेंट कर रखी है, एडवर्टीजमेंट है, न्यूज़पेपर है, ऑक्शन सेल है, गुड्स को डिस्प्ले किया है, ये सब इन्विटेशन टू ऑफर के एग्जाम्पल के अंदर आते हैं, ठीक है। और फाइनली फिर आप कंक्लूजन क्या लिख के आओगे? यहां पर कंक्लूजन हम लोग लिख के आएंगे कान्हा का जो कॉम्पनसेशन क्लेम करने का, हाँ, जो यहां पर सू है वो क्या सही होगा? नहीं, ही विल नॉट सक्सीड, मिस्टर कान्हा विल नॉट सक्सीड, ही विल नॉट सक्सीड, ठीक है, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। चलो बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब सुनना, अगला क्वेश्चन है बच्चा अभिमन्यु। अभिमन्यु एक बिजनेसमैन है, वो अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उससे खो गया है रेलवे स्टेशन पे। एक रमेश नाम का बंदा वहां से निकल रहा था, वॉलेंटरीली उसने वो सामान उठाया और उसने अभिमन्यु को रिटर्न कर दिया विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिवॉर्ड। भैया एकदम सेल्फलेस काम किया उसने। एक हफ्ते के बाद में इंप्रेस्ड बाय रमेश ऑनेस्टी, रमेश की ऑनेस्टी से, वो अकेला बैठा हुआ था अपना अभिमन्यु, है ना, चक्रव्यूह से बाहर आ चुका है वो बैठा हुआ है, यार क्या बंदा था यार, मेरे डॉक्यूमेंट अगर वो खो जाते ना, प्रॉपर्टी के पेपर्स थे यार, वो प्रॉपर्टी मिलती नहीं मुझको यार, क्या बंदा था। एक काम करता हूं, उसको फोन करता हूं। फोन करने की जगह उसने लिख दिया, अभिमन्यु ने लिखा एक प्रॉमिसरी नोट और उसने सिग्नेचर करा कि सुन भाई मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा, 50,000 रुपए, क्योंकि तूने ऑनेस्टी दिखाई है। अभिमन्यु ने रिफ्यूज कर दिया टू पे बाद में। देखो भैया अपनी बात से पलट गया, आर्ग्यूइंग द फैक्ट दैट द एक्ट हैड ऑलरेडी बीन परफॉर्म्ड वॉलंटरीली। अभिमन्यु पहले तो भावुकता में आके उसने प्रॉमिस कर दिया, फिर वो बोल रहा है अरे यार वो एक्चुअली एक्ट तो पहले ही हो चुका है ना यार, अब थोड़ी ना, अब मेरे प्रॉमिस करने से क्या होता है। इट डिड नॉट कंस्टिट्यूट अ वैलिड कंसिडरेशन। रमेश बोल रहा है ये क्या है यार, पहले तुम प्रॉमिसरी नोट बनाकर सिग्नेचर करके मुझे दे रहे हो, फिर तुम उसको मना कर रहे हो, तुम ये क्लेम कर रहे हो कि भैया ये पास्ट वॉलंटरी सर्विस है ये पास्ट वॉलंटरी सर्विस है और उसका कोई मतलब नहीं होता है, यहां पर कोई कंसिडरेशन नहीं। कंसिडरेशन सर, कंसिडरेशन का क्वेश्चन लग रहा है क्या? द आंसर इज यस। आप बताइए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अभिमन्यु लायबल है या फिर नहीं है? दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन आस्किंग यू, क्या यहां पर वैलिड कंसिडरेशन है या फिर वैलिड कंसिडरेशन यहां पर नहीं है? तो यार हम लोगों को पता है, हम लोगों को पता है। सबसे पहले मैं यहां पर होऊंगा ना, मैं पता है क्या लिख के आऊंगा, मैं आपको बताता हूं। पहले मैं लिखूंगा कंसिडरेशन की डेफिनेशन, मैं यहां पर लिखूंगा कंसिडरेशन की डेफिनेशन। उसके बाद में मुझे याद आएगा सेक्शन 25, काम काम 25 है, काम काम 25 है। मतलब ये वो सारे केसेस हैं जहां पर बेटा फ्रेश कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। मतलब कि यहां पर मेन बात क्या है, पास्ट वॉलेंट्री सर्विस
बच्चा, पास्ट वॉलेंट्री सर्विस जिसके लिए अभी प्रेजेंट में प्रॉमिस किया गया है, प्रेजेंट बोलो या फिर लेटर ऑन बोलो, क्योंकि पास्ट में तो सर्विस आप दे चुके हो, लेटर ऑन अगर प्रॉमिस किया गया है, हाँ, देन इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन। आपको और कुछ अलग से कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। पास्ट में वॉलंटरी सर्विस थी बट आपको ही चुल्ल थी ना, आपने आगे लेके प्रॉमिस किया कि मैं आपको पैसे दूंगा, तो भैया अब जो आपने प्रॉमिसरी नोट बनाया है उसमें कोई फ्रेश कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद आएगा सेक्शन 25 के अंदर काम 25 से सारे केसेस हमने देखे थे जहां पर कंसिडरेशन नहीं भी हो तो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसीलिए यहां पर सेक्शन 25 के हिसाब से इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और यहां पर जो हमारा रमेश है मेरे ख्याल से वो केस कर रहा है अभिमन्यु के ऊपर, यस, तो अभिमन्यु यहां पर लायबल रहेगा, यस, अभिमन्यु यहां पर लायबल रहेगा और रमेश को यहां पर 50,000 रुपए मिलेंगे एकदम शानदार तरीके से। अगर आपको यहां पर 3 स्टार शीट चाहिए तो कंसिडरेशन का मीनिंग मैंने पूरा यहां पर लिख रखा है आप सभी लोगों के लिए, इतनी बड़ी डेफिनेशन आपको नहीं लिखनी है, तो आप सिर्फ यहां पर 2-3 लाइन का ओपनिंग स्टेटमेंट अच्छे से सुंदर तरीके से बना के आ सकते हो। सेक्शन 25 जब भी लिखना है, मैंने आपको हमेशा बताया है, आपको जनरल रूल बनाना है। जनरल रूल पहले आपको लिखना है कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, लेकिन सेक्शन 25 के कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसमें हम लोग बात कर रहे हैं बेटा सबसेक्शन नंबर 2 की। सबसेक्शन नंबर 2 आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको याद आएगा, तो आप इसको लिखना भी मत, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप यहां पर हेडिंग डाल के आना कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। देख लेते हैं हमारी सारी चीजें यहां पर फुलफिल हो रही है क्या, क्या प्रॉमिस है, द आंसर इज यस। क्या कॉम्पनसेट करा जा रहा है वॉलंटरी सर्विस के लिए, द आंसर इज यस। क्या यहां पर प्रॉमिसर को सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी, द आंसर इज यस, उसी को डॉक्यूमेंट्स लौटाए गए थे अभिमन्यु को, करेक्ट है, जो एग्जिस्टेंस में है। और चौथा, क्या आपने इंटेंशन दिखाया कॉम्पनसेट करने का, बिल्कुल दिखाया भैया, चारों कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसीलिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। एंड ऑफ द क्वेश्चन। सुंदर क्वेश्चन लेकिन सिंपल क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 4th क्वेश्चन पे, चल देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा। देखो भैया, विकास एक बिजनेसमैन है दिल्ली से, एक अग्रीमेंट करा रेड्डी के साथ में जो कि हैदराबाद का ट्रेडर है, स्मगल करना है लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ गोल्ड इनटू इंडिया। देखो मेरी बात सुनो, स्मगल वर्ड आ चुका है, इलीगल ऑब्जेक्ट चल रहा है, आप लोगों को पता हो जाना चाहिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं, नहीं मुझे भरोसा नहीं, मैं पहले ही लिख रहा हूं, इलीगल ऑब्जेक्ट तो मुझे यहां पर दिख ही रहा है बेटा, ठीक है, देखो लिखा भी है कस्टम लॉ का वायलेशन करके, ओके। एज पर दी टर्म्स रेड्डी वुड अरेंज दी स्मगलिंग ऑपरेशन एंड विकास प्रॉमिस टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड सेफ स्टोरेज फैसिलिटीज। दोनों ने काम बांट लिया। विकास ने बोला कि देख भाई, मैं तुझको यहां पर फाइनेंशियल सपोर्ट दूंगा, स्टोरेज के लिए दूंगा, और रेड्डी तू क्या करना, हैदराबाद से ना तू उसको स्मगल करना। बोथ अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, दोनों ने बोला प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे। अग्रीमेंट में यह भी लिखा था कि रेड्डी वुड इन्वेस्ट अ पोर्शन ऑफ हिज प्रॉफिट इन विकास लेजिटिमेट टेक्सटाइल बिजनेस, जो पैसा कमाएगा वो दूसरे के बिजनेस में, टेक्सटाइल बिजनेस में पैसा लगाएगा, विच वॉज एन लॉफुल एक्टिविटी। अब मेरी बात सुनना, एक इलीगल अग्रीमेंट के साथ में जुड़ा हुआ, एक इलीगल अग्रीमेंट के साथ में जुड़ा हुआ जो उसका एंसिलरी एग्रीमेंट होता है, जरा उसकी भी बात करना। यह चीज अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, करेक्ट है, करेक्ट है। एक इलीगल ऑब्जेक्ट वाले इलीगल अग्रीमेंट के साथ में जुड़ा हुआ एंसिलरी एग्रीमेंट जो हो सकता है कि एक लॉफुल एक्टिविटी हो, उसकी भी क्या दुर्दशा होती है हम लोगों को पता है, उसकी भी क्या दुर्दशा होती है हम लोगों को पता है। देखते हैं। आफ्टर द फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन अ डिस्प्यूट अरोज बिटवीन द पार्टीज, विकास रिसीव्ड द स्मगल्ड गोल्ड बट रिफ्यूज टू शेयर द प्रॉफिट, आर्ग्यूइंग दैट द अग्रीमेंट वाज अनलॉफुल। यहां पर पट्टे ने क्या करा, स्मगल करा, पैसा कमाया, प्रॉफिट आया, उसने कहा देख यहां तक की बात तो सही है, अब मेरी बात सुन, क्या करना है। बोले यार तूने बोला था मेरे बिजनेस में प्रॉफिट जो तू डालेगा, नहीं डाल रहा, क्यों नहीं डाल रहा, क्योंकि वो अनलॉफुल है। क्या अनलॉफुल है, आपका जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो अनलॉफुल है। अरे यार गजब हो रहा है यार। रेड्डी को गुस्सा आया, उसने बोला कोर्ट को कि आप इन्फोर्स करवाओ, इसने बोला था कि मेरे बिजनेस के अंदर पैसा डालेगा, क्लेमिंग दैट एटलीस्ट द लॉफुल पोर्शन ऑफ द अग्रीमेंट रिलेटिंग टू द टेक्सटाइल बिजनेस शुड बी अपहेल्ड। अब यहां पर केस ही पलट गया, उसका कहना है कि हमारे अग्रीमेंट में एक अनलॉफुल पार्ट है और एक लॉफुल पार्ट है, कम से कम लॉफुल को तो इन्फोर्स करवा दो, ऐसा कोर्ट को कहना है। बताओ भैया आपको क्या लगता है। देखो पता है मुझे क्या याद आ रहा है, मुझे यहां पर याद आ रहा है सेक्शन 23, मुझे याद आ रहा है यहां पर सेक्शन 23। मुझे एक बात बताओ आप लोग, हाँ,
कि कितने सारे रीजंस हम लोगों ने दिए थे जहां पर अगर आपका कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है तो कॉन्ट्रैक्ट, चलो एक काम करो दिखाओ ना इसको, ये आओ देखो यहाँ पर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होता है। सेक्शन 23 ने हम लोगों को बताया, हमने इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया था FFIIPP। इतना ब्लड क्यों हो गया यार, आई डोंट नो, ये स्क्रीनशॉट सही नहीं लगा बेटा यहाँ पर, है ना, कोई बात नहीं, आई होप पढ़ने में तो आ रहा होगा आपको, हाँ पढ़ने में तो आ रहा होगा। FFIIPP हम लोगों ने बनाया है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो जैसे फॉरबिडन बाय लॉ है, तो भैया ये फॉरबिडन बाय लॉ ही तो है। अरे स्मगलिंग करना क्या कोई अलाउड है क्या? नहीं, दिस इज फॉरबिडन बाय लॉ, हैंस इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, इसीलिए ये प्रोहिबिटेड है, पनिशेबल है, और इसीलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वॉइड होगा। अब मुझे एक बात बताओ, दिस इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी ऑल्सो। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। यार कभी भी गवर्नमेंट, सरकार या अपना लॉ इस चीज को प्रमोट करेगा कि आप गोल्ड को स्मगल करो? नहीं, दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ऑल्सो, करेक्ट है। तो इन दोनों रीजंस की वजह से मैं तो कह रहा हूं कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है ये वॉइड है। अगर अपन यहां पर देखने की कोशिश करें, क्या ये देखो, ये तो हो गया, इसको लिख दो अपन अंडर सेक्शन 23 कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ये जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये और इसका एंसिलरी अग्रीमेंट क्या अलग अलग है कि जुदा जुदा है? मैं तो कह रहा हूं अलग अलग जुदा एक ही चीज होती है, मतलब अलग अलग है कि एक है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर स्मगलिंग नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं आएगा, प्रॉफिट नहीं हो गया तो बिजनेस में पैसा कहां से लगाओगे? मैं कह रहा हूं ये जो एंसिलरी अग्रीमेंट है ये तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से डिपेंडेंट है ऑन दी फर्स्ट अग्रीमेंट, और जो आपका फर्स्ट अग्रीमेंट है वही अनलॉफुल है। तो मैं कह रहा हूं हम जब इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं तो हम इसको भी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कि यहां पर जो लॉफुल पार्ट को ये इन्फोर्स करना चाह रहा है ये भी नहीं हो पाएगा। और अगर आपको याद आ जाए तो आप लोग यहां पर सेक्शन 24 को भी कोट करना चाहो तो आप कर सकते हो। इन्होंने सजेस्टेड आंसर में डाला है, ठीक है, कि लॉफुल पार्ट जो है ना, और अनलॉफुल पार्ट जो है, अगर ये सेपरेबल होते हैं तो आप इनको इन्फोर्स कर सकते हो। पर मेरी बात सुनो, यहां पर सिर्फ अनलॉफुल की बात नहीं है, इलीगल की बात है। स्मगलिंग इज इलीगल इन नेचर, सिंपल सी बात है। जो एंसिलरी, जो डिपेंडेंट अग्रीमेंट है वो भी वॉइड होगा, वो भी इन्फोर्सेबल नहीं होगा। दोनों की दशा क्या होगी बेटा? बोथ ऑफ देम आर वॉइड एंड हेंस नॉट इन्फोर्सिबल, हेंस नॉट इन्फोर्सिबल। ये सिंपल सा आंसर आपका यहां पर होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ भैया, अगला क्वेश्चन है मिस्टर लाल, एक वेल नोन बिल्डर है, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए मिस्टर कुमार के साथ में। अब प्रॉपर्टी डेवलपर लार्ज शॉपिंग मॉल जयपुर में बनाना है 10 करोड़ के कंसिडरेशन के साथ में, जिसको 18 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। काम चालू होने के बाद में दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि अग्रीमेंट का जो नेचर है उसको ऑल्टर कर देते हैं, यानी कि चेंज कर देते हैं म्यूचुअल कंसेंट से। हाँ, एक नया कॉन्ट्रैक्ट उसकी जगह लाया गया। मुझे यहां पर लिखने की बहुत जल्दी हो रही है। नया कॉन्ट्रैक्ट लाया गया है, इसको हम लोगों ने कैसे और किस नाम से बेटा हम लोगों ने पढ़ रखा है? अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को समझ में आएगा, याद करना। हाँ, नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया पुराने की जगह, ठीक है। हाँ, बाय म्यूचुअल कंसेंट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट वाज सब्स्टिट्यूटेड under which Mr. Lal would instead construct a 5-star luxury hotel on the same land for an increased price of 12 lakh। समझना, पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ 10 करोड़ में शॉपिंग मॉल बनाएंगे, उसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जिसमें बनाया 5-स्टार लग्जरी होटल बनाएंगे, 10 करोड़ नहीं 12 करोड़ के कंसिडरेशन के साथ में। और जो नया अग्रीमेंट है एक्सप्रेसली कैंसल्ड दी अर्लियर अग्रीमेंट, नए अग्रीमेंट ने पुराना जो अग्रीमेंट है उसको कैंसिल कर दिया है। करेक्ट है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। ये देखो यहां पर एक सेक्शन मुझे याद आ रहा है, वो यहां पर आएगा बेटा, है ना, वो यहां पर आएगा, अपन लिखेंगे बेटा। मैं लिख देता हूं बस, सेक्शन 62 मुझे याद आ रहा है। आप लोग तब तक याद करो सेक्शन 62 किस बारे में बात कर रहा था। अब देखो, हाउएवर 6 months आफ्टर द न्यू अग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटेड, स्टेट गवर्नमेंट ने उसके अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी के अंडर एक नया लॉ पास किया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल्स इन दैट पर्टिकुलर कमर्शियल जोन को प्रोहिबिट कर दिया। भैया जिस एरिया में वो होटल बनाने वाले थे अब वहां पर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। दो द कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल्स आर स्टिल परमिटेड, शॉपिंग मॉल बना सकते हो पर आप होटल नहीं बना सकते। ड्यू टू दिस प्रोहिबिशन मिस्टर लाल स्टॉप्ड द कंस्ट्रक्शन वर्क एंड इन्फॉर्म्ड मिस्टर कुमार दैट द कॉन्ट्रैक्ट बिकेम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म।
Mr. Kumar, however, filed a suit that Mr. Lal for a breach of new contract, demanding damages on the ground that Mr. Lal had failed to perform his obligation. आप डिसाइड करो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से क्या यहां पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिस्टर लाल लायबल है कि नहीं है, एंड वेदर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम वॉइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी और नॉट. द आंसर इज वेरी सिंपल, यस, द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम इम्पॉसिबल, क्योंकि अब वो परफॉर्म नहीं हो सकता, एंड दिस इज द केस ऑफ subsequent impossibility. This is the case of subsequent impossibility. Subsequent impossibility के लिए, इस वाले केस के लिए I am going to mention section 56. Subsequent impossibility को हम post contract impossibility भी बोलते हैं, post contract impossibility भी बोलते हैं. इन दोनों की दशा क्या होती बेटा? इन दोनों की जो दशा होती है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, अब ये परफॉर्म नहीं हो सकता. तो सिंपल सी बात है, क्या मिस्टर लाल लायबल है? नो, ही इज नॉट लायबल, ही इज नॉट लायबल. एंड जहां तक सेक्शन 62 की बात है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं बेटा, 62 ने क्या किया है? 62 ने क्या बेटा? रिसिशन किया है. रिसिशन के अंदर क्या होता है? रिसिशन, सॉरी, रिसिशन नहीं बेटा, यहां पर सॉरी, हाँ, यहां पर ना एक पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके नया कॉन्ट्रैक्ट लाया गया है. करेक्ट है? पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके यहां पर नया कॉन्ट्रैक्ट को लाया गया है. करेक्ट है? तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत है नहीं, ऑटोमेटिकली इट डज नॉट नीड टू बी परफॉर्म नाउ, नीड नॉट बी परफॉर्म्ड. हमने देखा था सबसे लास्ट में यूनिट नंबर 4 के सारे केसेस जहां पर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है. करेक्ट है? तो अब मेरी बात सुनो, सब्स्टिट्यूट हो गया, नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया, तो अब नए कॉन्ट्रैक्ट को यहां पर परफॉर्म करना पड़ेगा, विच इज व्हाट? विच इज नोवेशन. विच इज वॉट? विच इज नोवेशन. सेक्शन 62 के हिसाब से नोवेशन में नया कॉन्ट्रैक्ट पुराने कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट कर देता है. यहां पर मेजर चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमने लिखा है कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो गया. पहले होटल से पहले मॉल से लेकर होटल पे आ गया अभी ये. करेक्ट है? नई पार्टीज भी आ सकती है, वगैरह वगैरह सारी चीजें हैं. लेकिन नोवेशन की वजह से आपको सबसे पहले ये लिखना है, सेक्शन 62 की वजह से नोवेशन हुआ है, यहां पर नोवेशन हुआ है, सो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, इसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं. ठीक है? और नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेक्शन 56 की वजह से इम्पॉसिबिलिटी के अंदर चले गया है. वो भी अगर आपको चाहिए तो मैं दिखा देता हूं. इम्पॉसिबिलिटी दो तरीके की होती है, हम लोग बेटा यहां पर स्टैंड कर रहे हैं सब्सिक्वेंट या फिर सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी जिसे हम लोग बोलते हैं. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा और यहां पर एग्जांपल्स है, लॉ में चेंज हो जाना, कोई ना कोई चीजें हो जाना, अपन ने सारी चीजें ऑलरेडी बात कर रखी है, दोनों पार्टी डिस्चार्ज हो जाती है ना. तो यहां पर मिस्टर लाल बिल्कुल भी लायबल नहीं है. ठीक है? क्योंकि अब ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है. ही इज नॉट गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इस बात को आप लिख देना, नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है? ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है. आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं. चल, मिस्टर रमेश डिलीवर्ड गोल्ड ऑर्नामेंट्स टू अ ज्वेलर अरुण. अरुण को दिया पॉलिशिंग के लिए. अरुण ने ऑर्नामेंट्स लॉकर में रख ली अपनी ही शॉप के अंदर और उसने ताला कुची कर दिया. अनफॉर्चुनेटली रात को चोर आए, शॉप को तोड़ा, मतलब दरवाजा तोड़ा और चोरी करके चले गए. रमेश आया, बोला कि ये भाई मेरे ऑर्नामेंट्स दे. उसने बोला कि भाई मैं नहीं दे सकता मैं नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं है, चोरी हो चुका है. मैंने प्रॉपर रीजनेबल गुड केयर रखी थी. आई हैव टेकन द रीजनेबल गुड केयर, जो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी करता वो मैंने किया. मैं भी मेरी सारी ज्वेलरी यही लॉकर के अंदर रखता हूं, तेरी ज्वेलरी भी मैंने यहां पर ही रखी थी. ठीक है? एज ही वुड हैव टेकन फॉर हिज ओन प्रॉपर्टी. वही बोल रहा है बात. रमेश बोला कि नहीं, मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए ऑन द ग्राउंड कि ऑर्नामेंट्स वर डिलीवर्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है वो यहां पर स्टैब्लिश हो चुका था, और जो बेली है ही इज बाउंड टू रिटर्न देम. बेली मतलब दुकानदार, उसको मेरा सामान रिटर्न करना ही पड़ेगा, ऐसा उसका कहना है. किसका? बेलर का, कि भाई तू मेरे ऑर्नामेंट्स दे, मैं तो तेरे ऊपर केस करूंगा, कॉम्पनसेशन मुझे चाहिए. आपसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पूछा जा रहा है क्या अरुण यहां पर लायबल है या फिर अरुण यहां पर लायबल नहीं. अब देखो, सबसे पहले तो जब भी बेलमेंट आता है, मैंने आपको सिखा रखा है बेटा, आपको प्रोविजन के अंदर अगर याद आ जाता है, प्लीज बच्चा लोग
सेक्शन 148 लिखकर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे में थोड़ा सा लिख देना, है ना। चलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है, देखो आ जाओ। बेलमेंट के अंदर क्या होता है, डिलीवरी होती है गुड्स की फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कुछ ना कुछ पर्पस के लिए। पर्पस जब अकम्प्लिश हो जाता है रिटर्न करना पड़ता है, या फिर आप डिस्पोज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बेलर। करेक्ट है, यही बात हुई थी। हाँ, यहां पर भी यही बात हुई है। लग तो एकदम बराबर रहा है, बट मेरी बात सुनो। आपने आगे जाके इस यूनिट के अंदर कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली आपने देखा होगा। करेक्ट है, उसके अंदर बेटा सेक्शन 151 और 152 आता है। वो ये बोलता है कि आपको रीजनेबल केयर रखनी चाहिए। लेकिन मैंने यहां पर रीजनेबल केयर में आपको एक चीज सिखाई है कि रीजनेबल केयर रखा कि नहीं रखा। करेक्ट है, वो डिपेंड करता है इस बात पे, क्या बेली का कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन था। मैं हमेशा आपको एग्जांपल देता हूं। अगर यहां पर कौन है, कैरेक्टर कौन है अपना, रमेश। अगर अपना रमेश यहां पर यह बोलता कि सुन, तू दुकान में मत रखना, तू बैंक में रखना, और वो उस स्पेशल डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता और वो फिर भी दुकान में रखता, तो बेटा फिर दुकानदार लायबल होता, उसने रीजनेबल केयर नहीं रखी है, बिकॉज ही हैज नॉट फॉलोड द स्पेसिफिक डायरेक्शन गिवन बाय द बेलर। लेकिन यहां पर रमेश ने कोई स्पेसिफिक डायरेक्शंस नहीं दिए, उसने सिर्फ ज्वेलरी दी। तो यहां पर क्या बेली ने यानी कि दुकानदार ने यानी कि ज्वेलर ने क्या रीजनेबल केयर करी है? द आंसर इज यस। ही इज बाउंड टू टेक एज मच केयर एज ही कैन टेक एज ही वुड डू फॉर हिज ओन पर्सनल बिलोंगिंग्स। क्या 141 के हिसाब से एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी, लिख देता हूं मैं यहां पर, आ जाओ 151 के हिसाब से एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी जो एक रीजनेबल केयर रख सकता था, क्या उसने रखी है? द आंसर इज यस, बिल्कुल रखी है, बिल्कुल रखी है। करेक्ट है। तो 151 के साथ में 152 आता है, वो ये बोलता है कि अगर उसने रीजनेबल केयर रखी है देन ही इज नॉट लायबल फॉर लॉस, देन ही इज नॉट लायबल फॉर लॉस। अगर ऐसा हुआ है लॉस के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए, किसी भी तरीके का डिटोरिएशन हो रहा है, वो लायबल नहीं होगा। करेक्ट है। तो 151, 152 और 148 का आपको सहारा लेना है, और यहां पर आपको जूलर के हित में यहां पर आपको बोलना है कि यहां पर अरुण ने रीजनेबल केयर प्रिकॉशन यहां पर रखा है, उसने शॉप को सिक्योर भी किया, ताला लगाकर भी जाया है। अब जो थेफ्ट हुआ है बेटा वो उसके कंट्रोल में नहीं है, तो उसका नेग्लिजेंस नहीं है, नो नेग्लिजेंस। यहां पर लिखो आप, Arun is not liable because no negligence on his part. No negligence on his part. ठीक है, क्लियर है। चलो आ जाओ चलो, अब कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस है, इनमें तो ज्यादा आपको मुझे कुछ दिखाना नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चंस मैं आपको डायरेक्टली 3 स्टार शीट से दिखा सकता हूं। इन्फोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स आप लोगों से पूछे जा रहे हैं बेटा, है ना। अब रूल्स ऑफ इन्फोर्समेंट बेटा काफ़ी सारे होते हैं, आप लोगों को याद करने में दिक्कत भी आता है, तो मैंने हमेशा 32 सेक्शन, 33 सेक्शन, 34 सेक्शन, इन सबको याद करने के लिए मैंने आपको ये टेबल बना के दे रखी है। 32, 33, 34, 35 और 36 मैंने आप लोगों को बता रखा है। 32 और 34 हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, बराबर है। इन्फोर्स कब होगा, 32 और 34 उसके बारे में, 32 और 33 उसके बारे में बात करता है। इन दोनों सेक्शन के अंदर अगर आप टाइम का एक एंगल डाल दो, यानी कि हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ विद इन अ पर्टिकुलर लिमिट ऑफ टाइम, 1 साल के अंदर शिप आएगी तो 1 साल के अंदर आ गई तो इन्फोर्स कर देना, 1 साल के अंदर नहीं आई तो इन्फोर्स नहीं होगा, है ना। सो 32, 33 और 35 और 36 तो साथ में कनेक्टेड है। बीच में 34 क्या बोलता है? 34 बोलता है कि कभी कभी इन्फोर्समेंट होना या ना होना ये डिपेंड करता है किसी पर्सन के कंडक्ट पर। करेक्ट है। दिस इज सेक्शन 34 फॉर यू। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट है, क्यों? क्योंकि एक पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा, एक पर्सन का कंडक्ट कैसे होगा, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो अगर जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, 3 लोगों का एग्जांपल है, ए, बी और सी। ए ने बोला कि सुनना यार, अगर बी सुनना, मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा अगर सी डी से शादी कर लेता है, या बी सी से शादी कर लेता है। अगर इन दोनों की शादी हो जाती तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा।
अब मुझे एक बात बताओ, सी ने अगर डी से शादी कर ली तो अंडर हिंदू एक्ट सिंपल सी बात हो गई कि ये इम्पॉसिबल एक्ट हो गया। अब जब इसके कंडक्ट से मालूम चल गया है कि इम्पॉसिबिलिटी आ गई है, मतलब इन्फोर्समेंट नहीं हो पाएगा, मतलब अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। ठीक है, सो ये कुछ सेक्शन है जो आपको यहां पर लिखने पड़ेंगे, मैं लिख देता हूं 32, 33, 34, 35 और 36, ये दोनों हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, ये दोनों हैपनिंग नॉन हैपनिंग विद द एंगल ऑफ टाइम इन इट, एंड दिस इज ऑन दी डिपेंडेंट ऑन द पर्सन्स कंडक्ट। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, एजेंसी मे बी टर्मिनेटेड बाय पार्टीज और ऑपरेशन ऑफ लॉ, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एंड डिस्कस द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एन एजेंसी स्टैंड्स टर्मिनेटेड। बड़ा टॉपिक है, इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में दे दिया है, आप लोगों के रिवीजन के लिए दिया है, अगर आ गया तो बेटा बड़ा क्वेश्चन का आंसर बनेगा, बड़ा आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी, ठीक है, हम लोगों ने इसको अच्छे से डिटेल में ऑब्वियसली कवर किया है ना। यहां पर हम लोग शुरुआत करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं डायरेक्टली 3 स्टार शीट से, आ जाओ। ये देखो, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के अंदर हमने इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया था आरबीआई रूड। ठीक है, कैसे बनाया था मैं आप लोग को बता देता हूं। जो आर और आर है वही इंपॉर्टेंट है। टर्मिनेशन एजेंसी का हो सकता है रिवोकेशन से और रिनंसिएशन से। रिवोकेशन करेगा आपका प्रिंसिपल और रिनंसिएशन यहां पर छोड़ के जाएगा आपका एजेंट, करेक्ट है। यहां पर आपको कितने सेक्शंस कनेक्ट होते हैं, हाँ 201 के साथ में आपकी यहां पर शुरुआत होती है। रिवोकेशन के लिए 203, 204 साथ में खड़ा हुआ है और 205 और 206 दोनों के साथ में कनेक्टेड है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आप लोग यहां से आंसर लिख सकते हो, दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, देखो रिवोकेशन यहां पर करेगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल रिवोकेशन कर सकता है एजेंसी का, एजेंट की अथॉरिटी को खत्म कर सकता है एट एनी टाइम, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, कब करना पड़ेगा, आप रिवोकेशन तभी करना बिफोर प्रिंसिपल बिकम्स लायबल। भैया प्रिंसिपल लायबल हो उसके पहले रिवोकेशन करना। अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी को यूज करके कोई काम कर दिया है अंडर एजेंसी और प्रिंसिपल लायबल हो चुका है, तो अब प्रिंसिपल रिवोक भी कर देगा तो भी उसको लायबिलिटी चुकानी पड़ेगी। ठीक है, लिखा हुआ है 204 के अंदर कि अगर एजेंट ने ऑलरेडी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करा, उस केस में प्रिंसिपल रिवोक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल लायबल हो चुका है। रिनंसिएशन में एजेंट छोड़ के जाता है, मैं काम नहीं करूंगा। दोनों ही केसेस के अंदर चाहे रिवोकेशन हो रिनंसिएशन हो, 205 और 206 को हमेशा याद रखना, ये दोनों ये बोलते हैं कि प्री मैच्योर रिवोकेशन प्री मैच्योर रिनंसिएशन से करने से पहले एक दूसरे को पर्याप्त समय देना, नोटिस देना, बताना कि हम छोड़कर जा रहे हैं। और आप अगर नहीं दोगे और सामने वाली पार्टी को अगर प्री मैच्योर रिनंसिएशन रिवोकेशन की वजह से अगर कुछ लॉसेस होते हैं तो बेटा फिर आपको डैमेजेस भी देने पड़ेंगे। और भी कोई रीजन है बेटा, आर बी आई रूड है, तो आर और आर तो हमने कर लिया है, बी आई और यूडीई क्या है, बी से बिजनेस कंप्लीट हो जाए तो टर्मिनेशन हो जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाए किसकी बेटा, प्रिंसिपल की, तो टर्मिनेशन हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाए, इंसेनिटी आ जाए तो टर्मिनेशन हो जाता है, डेथ हो जाती है तो आपका टर्मिनेशन हो जाता है, एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम, जितने टाइम की एजेंसी बनाई थी खत्म तो एजेंसी खत्म। ये आपका टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी है। लास्ट है आपका डिस्कस द एसेंशियल कंडीशंस दैट मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो मैंने यहां पर लिख रखे हैं। देखो, रिटर्न में होना चाहिए, रिटर्न कंसेंट होनी चाहिए, बराबर है। इंपॉर्टेंट बात है, आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कर रहे हो तो यहां पर 127 बड़ा फोकस में आता है। कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है पर कोई डायरेक्ट कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में। पास्ट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए अलाउड नहीं है, लेकिन अगर फ्रेश बेनिफिट मिलता है तो फिर पास्ट कंसिडरेशन भी सफिशिएंट होगा। श्योरिटी कॉम्पिटेंट ही चाहिए, यानी कि श्योरिटी हमारा कॉम्पिटेंट होना चाहिए, माइनर नहीं हो सकता। हाँ, हमारा जो प्रिंसिपल डेटर है वो माइनर भी चलेगा, उसका कॉम्पिटेंट होना जरूरी नहीं है। 142 143 ने बोला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर कंसीलमेंट करके नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड रहेगा।
और 144 ने बोला अगर को श्योरिटी की कंडीशन थी कि दो को श्योरिटी साथ में आकर श्योरिटी देंगे और उसमें से अगर एक को श्योरिटी नहीं आता है तो वो भी गारंटी वैलिड नहीं है। इसी के साथ में आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे 9 के 9 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम लोग यहां पर चालू करेंगे आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट। चलिए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर पहला क्वेश्चन तो इनका डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको हम यहां पर ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स हम लोगों से पूछे गए हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुके हैं, अभी तक मुझे कोई नया क्वेश्चन देखा नहीं है आरटीपी के अंदर, ठीक है, सारे जो क्वेश्चन चलते आ रहे हैं वही है, हम लोगों ने सब क्लासेस में ऑलरेडी कवर कर रखे हैं ठीक है। होलसेलर है, 100 बेल्स ऑफ कॉटन है, करेक्ट है, गोडाउन के अंदर रखी हुई है। ही अग्रीज टू सेल 50 बेल्स एंड दीज बेल्स वर सिलेक्टेड एंड सेट असाइड। सिंपल सी बात है, अगर सिलेक्टेड है और सेट असाइड है तो इसका मतलब ये है कि ये असर्टेन गुड्स है, असर्टेन 50 जो है आपके वो असर्टेन गुड्स हो जाएंगे, करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन हो चुका है ना बच्चा, सिंपल सी बात है। आइडेंटिफाइड है, अग्रीड है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो असर्टेन गुड्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, ओके। अब आगे, A agrees to sell B 1 packet of sugar out of the lot of 100 packets lying in the shop। अब उस 100 में से हमारा कौन सा है हमको नहीं पता, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स। T agrees to sell S all the apples which will be produced future goods। चलो आगे चलो। राहुल एक होलसेलर है दिल्ली के अंदर, ऑर्डर दिया कपिल को, टेक्सटाइल मर्चेंट को, कि मुझे 50 रोल चाहिए प्रीमियम सिल्क क्लॉथ के, अग्रीड प्राइस पे। क्लियरली मेंशन किया था क्लॉथ जो होना चाहिए वो प्रीमियम क्वालिटी सिल्क होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए वेडिंग गारमेंट्स के लिए, एकदम स्पेसिफिकली उसने पर्पस अपना बता दिया। मिस्टर कपिल डिलीवर्ड द गुड्स ऑन द शेड्यूल डेट, बहुत बढ़िया। कैजुअल एग्जामिनेशन करा, द रोल्स अपीयर टू बी फाइन, उसने एग्जामिनेशन भी करा और उसको सब सही लगा, राहुल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। However, later, while cutting and using the cloth for tailoring, जब टेलर के पास में गया, it was discovered that the rolls contain a mixture of synthetic fiber and had hidden defects such as small holes and stains। ये टेलर के पास में जब गया तो पता चला एक तो मिलावट है और क्वालिटी भी सही नहीं है। These defects made the cloth unfit for the wedding garments making, causing heavy losses to Rahul। When Rahul demanded a refund, Kapil refused that। आपने तो इंस्पेक्शन किया था, हेलो राहुल जी, राहुल इज अ चीटर, आपने तो इंस्पेक्शन किया था आपने डिलीवरी एक्सेप्ट करी थी, आप रीजन के साथ में बताइए वेदर राहुल कैन रिजेक्ट द गुड्स एंड रिकवर द प्राइस और नॉट। आपसे पूछा जा रहा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के केस में जब भी गुड्स डिस्क्रिप्शन के साथ में बेचे जाते हैं, बच्चा आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है उसने डिस्क्राइब करा कि नहीं करा? जी हाँ, उसने बराबर तरीके से डिस्क्राइब करा। जब भी डिस्क्राइब किया जाता है, मैं सेक्शन नंबर 15 को यहां पर बीच में लाना चाहूंगा। इट इज अ टिपिकल केस ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन, और ये एक इंप्लाइड कंडीशन होती है। क्या इंप्लाइड कंडीशन होती है? एक इंप्लाइड कंडीशन होती है कि जो आपके गुड्स हैं उसके लिए शब्द क्या है बेटा? दे शुड करस्पॉन्ड। याद है हम लोगों ने पढ़ा है, दे शुड करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। वाओ, ये क्या शेप है भाई? ये तो मैंने भी पहली बार देखा। हाँ, अरे ये क्या शेप आ रहा है भाई चलो एनीवे, उसको डिस्क्रिप्शन से मैच होना जरूरी है, सेक्शन नंबर 15 ऐसा कहता है, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आपको नहीं लगता अगर सामान कपड़ा है ऐसे केस में और कपड़ा टेलर के पास में जा रहा है, फट रहा है और उसके अंदर छेद है और उसके अंदर दाग है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप इसको मर्केंटेबल क्वालिटी बोलोगे? क्या नहीं है? क्या ये मर्केंटेबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मर्केंटेबल क्वालिटी है ही नहीं, बेचने लायक है नहीं। एक ऑर्डिनरी आदमी ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकता, वो खरीदेगा नहीं, वो उसके लिए पैसा नहीं देगा। मुझे एक बात बताओ, अगर बायर ने गुड्स को एग्जामिन कर लिया है, ठीक है, हाँ, तो फिर सेलर लायबल नहीं होता है। हम लोगों ने ये पढ़ा है, करेक्ट है। देखो यहां पर हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन के केस में बराबर है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट में डिपेंड करता है कि डिस्क्रिप्शन क्या दिया गया है और वो कितना इंपॉर्टेंट है।
इंप्लाइड कंडीशन होती है दे शुड कॉरस्पॉन्ड यानी कि मैच विद द डिस्क्रिप्शन। अगर इट डज नॉट मैच तो भैया बायर उसको रिजेक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बात हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखी है बेटा, बराबर है। बट यहां पर एक एंगल फंस जाता है बेटा एग्जामिनेशन का, यहां पर एक एंगल फंस जाता है एग्जामिनेशन का। और जब भी हमने एग्जामिनेशन की बात करी है, बराबर है, तो एग्जामिनेशन करके आपको डिफेक्ट को पकड़ना चाहिए था, ठीक है। बट यहां पर डिफेक्ट भी दो तरीके के होते हैं, ये आप लोगों को पता है, बराबर है। एक आपके लेटेंट डिफेक्ट होते हैं और एक आपका पेटेंट डिफेक्ट होता है। लेटेंट डिफेक्ट होते हैं बेटा आपके हिडन डिफेक्ट। अगर डिफेक्ट आपका हिडन होता है और जो ऑर्डिनरी डिस्क्रिप्शन से नहीं ढूंढा जा सकता, देखो जब हमने कैजुअली उसको एग्जामिन करा, उसने सारा कपड़ा देखा, अरे भाई उस टाइम पे पता नहीं चलेगा कि कैंची चलाने पे फट रहा है वो, ऐसा है, वो तो बाद में पता चलेगा जब टेलर के पास में जाएगा, ऐसा है। तो भैया लेटेंट डिफेक्ट के लिए सेलर लायबल होता है, सेलर इज लायबल, ठीक है। तो इस वाले केस में मेरा ये कहना है कि ये जो डिफेक्ट्स थे वो विजिबल नहीं थे, मतलब कि वो लेटेंट डिफेक्ट थे, बराबर है। प्रीमियम सिल्क आपने भेजा, आपने शेड्यूल डेट पे डिलीवरी भी करी, आपने सारी चीज़ें बढ़िया करी, लेकिन आपका जो गुड्स है इट डज नॉट, आपके जो गुड्स है दे डू नॉट कॉरस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन जो हमने दिया था। प्रीमियम सिल्क क्लॉथ हम लोगों ने बोला था, मर्केंटेबल क्वालिटी के अंदर नहीं आया, लेटेंट डिफेक्ट होने की वजह से यहां पर जो बायर है वो उसको रिजेक्ट करेगा और जो सेलर है वो उसके लिए लायबल रहेगा। सेलर लायबल है, मेरे ख्याल से सेलर कौन है, कपिल, और जो राहुल है वो उसको यानी कि बायर है वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। क्या कपिल सिर्फ इसी बात पे रिजेक्ट, कपिल इसी बात पे मना कर सकता है कि यू हैड एग्जामिन्ड, क्या इस ग्राउंड पर जो सेलर है क्या वो बोल सकता है कि भैया मैं लायबल नहीं हूं? नो, नॉट अ वैलिड ग्राउंड, ये वैलिड ग्राउंड नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, सुंदर सा क्वेश्चन है, सेक्शन 15 सेक्शन नंबर 16 को लिख के आ जाना, ठीक है। आओ, वरुण लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूटर है, 20 लैपटॉप उसके दोस्त को दिए रोहित को, सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे 10 दिनों के अंदर अंदर। सिंपल सी बात है, लिख दूं डायरेक्टली, क्या मैं सेक्शन 24 यहां पर डायरेक्टली लिख सकता हूं बेटा? हाँ, सेक्शन 24, ओके। रोहित नीदर रिटर्न दी लैपटॉप्स, उसने लैपटॉप को ना तो रिटर्न करा स्टिपुलेटेड पीरियड के अंदर, ना उसने वरुण को रिजेक्शन के बारे में बोला। तो अब तीसरी सिचुएशन आ गई, रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम के अंदर दो सिचुएशन आती है, क्या टाइम पीरियड दे रखा है? हाँ दे रखा है, 10 दिन के लिए, ठीक है। 10th डे के एंड पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। इंस्टेड ही केप्ट द लैपटॉप्स इन हिज ऑफिस शोरूम एंड सोल्ड 5 ऑफ देम टू मिस्टर अनुज। उसने एक कदम और आगे बढ़ा दिया, क्या? ही हैज डन समथिंग टू द गुड्स, जिसका यही मतलब होता है विच इज एज गुड एज एक्सेप्टिंग देम। भैया उसको रीसेल कर देना, उसको प्लेज पे डाल देना, आपको याद आ रहा है? ये सारी चीजें, ये दोनों एक्ट जो है ये बताते हैं कि आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया है। 10 में से हमने आपको 10 के 10 दिए, आपने 5 बेच दिए। क्लेमिंग टू बी द एब्सोल्यूट ओनर, अनुज परचेज द लैपटॉप्स इन गुड फेथ एंड पेड फुल कंसिडरेशन एंड इवन इशूड अ रिसीट। अब मेरी बात सुनना, मैं आपका कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर कर देता हूं। दिस इज सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ये सेल और रिटर्न बेसिस है बेटा। सेल और रिटर्न बेसिस पे क्या होता है, यहां पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो कैश बेसिस होता है। कैश बेसिस पे ओनरशिप तभी ट्रांसफर होती है जब तक पेमेंट नहीं जाता है। ये सेल और अप्रूवल बेसिस है। इसके अलग अलग केसेस देखे थे हमने, या तो एक्सेप्ट कर लो तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। देखते हैं है क्या, लाया हूं क्या, देख लो। व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू द बायर और सेल और रिटर्न बेसिस देन द प्रॉपर्टी पासेस। कितनी सिचुएशन है? पहली, जब बायर सिग्निफाई कर दे कि भैया मुझे एक्सेप्टेड है, तो 10 के 10 उसके हो जाएंगे। बायर अगर सिग्निफाई नहीं करता है फिर भी गुड्स को रिटेन करके अपने पास में रखता है और विदाउट गिविंग नोटिस भी नहीं देता है, हाँ, ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी 2 केसेस में पास हो सकती है। अगर टाइम फिक्स किया है तो 10वें दिन की एक्सपायरी पे, या फिर रीजनेबल पीरियड अगर टाइम फिक्स नहीं किया है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो उसका सी पार्ट है, ही डज समथिंग टू द गुड्स विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस।
यानी कि प्लेज करना और रीसेल करना, जो हमारे वाला केस है। और इसमें थर्ड पार्टी को हमेशा, मैंने यहां पर नीचे लिख रखा होगा, सेल और रिटर्न बेसिस पे जो थर्ड पर्सन होता है उसको हमेशा अच्छा टाइटल मिलता है, क्योंकि उसने गुड फेथ में सामान खरीदा है। हमारा पूरा आंसर यही है, हमारा पूरा आंसर यही है। देख लो, उसने 5 बेच दिए अनुज को, अनुज ने गुड फेथ में वो सामान खरीद लिए, वो लैपटॉप खरीद लिए, करेक्ट है। अब मेरी बात सुनो आगे। 15 दिन के बाद में वरुण ने सारे लैपटॉप्स को रिटर्न डिमांड किया, इंक्लूडिंग दोज हु सोल्ड टू विच आर सोल्ड टू अनुज। मतलब वो सारे लैपटॉप वापस मांग रहा है। रोहित बोला, ए भाई मैं तो ओनर जैसे बेच चुका हूं उसको, क्या बातें कर रहा है तू। अनुज ने भी डिफेंड किया अपने आप को कि देख भाई मैं तो बोनाफाइड परचेजर हूं, मैंने पैसे देके गुड फेथ में सामान खरीदा है। वरुण हाउएवर रिलाइड ऑन द प्रिंसिपल दैट नो वन कैन ट्रांसफर द बेटर टाइटल देन द ओनर हिमसेल्फ। भैया वो खड़ा हुआ है सेक्शन 27 के साथ में, वो बोल रहा है ओनर ही सामान बेचेगा, तू तो ओनर है ही नहीं। अभी वो ओनर बन चुका है, अपन को पता है ना सेक्शन 24 के हिसाब से। डिसाइड सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर वेदर अनुज हैज अक्वायर्ड अ वैलिड टाइटल, यस। हमारा आंसर क्या रहेगा, यस। वेदर वरुण कैन रिकवर द गुड्स, नो। वेदर वरुण कैन रिकवर द गुड्स, नो भैया नहीं हो सकता। तो जब गुड्स अप्रूवल या रिटर्न बेसिस पे दिए जाते हैं, प्रॉपर्टी पास हो जाती है, जब वो एक्सेप्ट कर लेता है या वो कुछ ऐसा करता है विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस। सेक्शन 27 के बारे में भी लिख के आ सकते हो। सेक्शन 27 को आप रेफरेंस में लिख सकते हो। क्या सेक्शन 27 क्या बोलता है बेटा, नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन द ओनर हिमसेल्फ, हमको पता है, बराबर है। बट उसके एक्सेप्शंस होते हैं, और उसके एक्सेप्शंस के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, बोनाफाइड परचेजर तो आता ही आता है बेटा, करेक्ट है। कौन सा था एक्सेप्शन बेटा, हाँ अगर आप याद करो 30 का सबसेक्शन नंबर 1 और 30 का सबसेक्शन नंबर 2 और 30 का सबसेक्शन नंबर 2 ये हमने पढ़ा है। मतलब क्या हुआ कि हमने रीसेल कर दिया है और सामने वाले पर्सन ने गुड फेथ में उस सामान को खरीद लिया है, करेक्ट है, ओनर मानकर आपको। तो जो सामने वाला पर्सन है उसको अच्छा और वैलिड टाइटल मिलेगा, वैलिड टाइटल मिलेगा, करेक्ट है ना। अब मेरी बात सुनो, हम तो हमारे सेक्शन 24 के हिसाब से आंसर लिखेंगे। 27 को आप रेफरेंस में डालना, 27 को 24 के हिसाब से हम आंसर बनाएंगे। अगर आप 10वें दिन तक भी कुछ नहीं बोलते हो, 10वें दिन तक अगर आप कुछ नहीं बोलते हो तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो आपने रिटेन करा बियॉन्ड टाइम और आपने उसको रीसेल भी कर दिया, तो हमारे आंसर के हिसाब से 24 के हिसाब से आप कहां पर फॉल हो रहे हो बेटा, आप यहां पर फॉल हो रहे हो सी वाले पार्ट के अंदर। यू हैव डन समथिंग विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस, एंड आप यहां पर भी आ रहे हो ना, आपने सिग्निफाई करा कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना आपने रिजेक्ट करा, तो फिर 10th डे पर आपकी ओनरशिप हो जाएगी। यानी कि अब जो सेलर है वो उसका ओनर नहीं बचा, वरुण उसका ओनर नहीं बचा। ओनर कौन बन चुका है, ओनर यहां पर बन चुका है हमारा जो भी कौन था, रोहित। रोहित हमारा यहां पर ओनर बन चुका है, और रोहित ने 5 लैपटॉप बेच दिए, तो उन 5 लैपटॉप का ओनर भी अनुज बन चुका है, क्योंकि अनुज को अच्छा टाइटल मिलेगा, अच्छा टाइटल मिलेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा आंसर हम लोगों ने यहां पर क्रिएट किया है। इसीलिए जो भी यहां पर वरुण बोल रहा है बेटा वो रिकवर नहीं कर पाएगा, हमारा आंसर बहुत सिंपल सा बना हुआ है, ठीक है। और हमने यहां पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 24 यूज किया है। मैंने जो आपको शीट दिखाई है वही पूरा प्रोविजन के अंदर लिख के आना। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको बताने हैं राइट्स ऑफ द बायर अगेंस्ट द सेलर। चिंदी है, मैं आपको दिखा देता हूं। दुख दर्द और पीड़ा अपन ने बना रखा है, पीड़ा ये देखो अपन ने बना रखा PIDA और इक्वल्स टू, उल्टा है हाँ, बायर के राइट्स अगेंस्ट द सेलर है हाँ, बायर के राइट्स। बायर परफॉर्मेंस के लिए बोल सकता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो जब डैमेजेस एडिक्वेट नहीं होते हैं, वो इंटरेस्ट के लिए सूट फाइल कर सकता है, वो डैमेजेस के लिए सूट फाइल कर सकता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच में अगर कॉम्पनसेशन चाहिए तो वो ले सकता है, और अगर ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन जैसे ट्रीट किया है तो बेटा उसके भी डैमेजेस वो ले सकता है। ये दुख दर्द और पीड़ा है, ये उसके सेक्शन नंबर है, एक बार आप देख लीजिएगा। एक्सप्लेन द रूल रिलेटिंग टू पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स एज पर सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 के हिसाब से यहाँ पर आपको सारे सेक्शन लिखने पड़ेंगे। 19 सॉरी, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेटा 19, 20, 21 एंड 22। 2 मिनट, लेट मी सी, पूछा है क्या। एक्सप्लेन द रूल रिलेटिंग टू पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ स्पेसिफिक एंड असर्टेन गुड्स। यस बेटा, स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स के केस में 3 सेक्शन आते हैं, 3 सिचुएशन आती है, 20, 21 और 22,
ठीक है, आपको वो लिख के आना पड़ेगा, मेरे ख्याल से मैं लाया हूँगा आपके लिए। यस, ये रहा आपका सेक्शन नंबर 19 बोलता है ट्रिपल सी के हिसाब से, इंटेंशन के हिसाब से ओनरशिप ट्रांसफर होती है। ठीक है, 20, 21 और 22 के मैंने एग्जाम्पल आपको हमेशा दे रखे हैं। 20 में गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है तो बेटा इमीडिएटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। 21 के अंदर डिलीवरेबल स्टेट में उनको लाना है, ऐसा कुछ करना बचा है, जैसे कि लैपटॉप के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डालना बचा है, डिलीवरेबल स्टेट में लाना बचा है बच्चा। प्रॉपर्टी पास होगी जब आप डिलीवरेबल स्टेट में लाओगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जब आप बायर को इन्फॉर्म करोगे, आप उसको नोटिस दोगे। और तीसरा, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट के अंदर तो है, लेकिन अभी उनमें ऐसा कुछ करना बचा है जिससे हमें प्राइस असर्टेन कर सके, यानी कि मेजर करना है, वे करना है ना, ये सारी चीजें करना है, उसको नापा तोली करना है बेसिकली। जब तक आप ये नहीं करोगे और इन्फॉर्म नहीं करोगे, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। दिस इज सेक्शन नंबर 21 जो आपको लिखना है, 22, दिस इज सेक्शन नंबर 20 एंड दिस इज सेक्शन नंबर 19। यही आपका पूरा आंसर बनेगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की तरफ। लेट्स गो अहेड। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अरुण और वरुण, इन दोनों की जोड़ी वापस आ चुकी है। चलिए देखते हैं। अरुण और वरुण ब्रदर्स हैं, प्राइवेट कंपनी के अंदर, ठीक है, दिल्ली के अंदर। आउट ऑफ देयर जॉइंट सेविंग्स दे परचेज्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड इन नोएडा एंड कंस्ट्रक्टेड 5 कमर्शियल शॉप्स ऑन इट। These shops were later rented out to different tenants. It was mutually agreed that both would equally share the monthly rent received. मेरी बात समझ लो, पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन है, आपको पता चल रहा होगा क्या हो रहा है। दो लोग हैं, दोनों साथ में एक जगह जॉब करते हैं। आपने क्वेश्चन हमेशा देखा होगा डॉक्टर्स वाला या नर्सेज वाला, कि दो डॉक्टर फ्रेंड्स है, दो नर्सेज फ्रेंड्स है, उन्होंने एक ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीदने के बाद में उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया और उसे रेंट पे चढ़ा दिया। अब ये आपसे पता है क्या पूछेंगे कि पार्टनरशिप है या नहीं है, ये आपसे ये पूछने वाले हैं। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू कंट्रीब्यूट जॉइंटली, प्रॉपर्टी टैक्स साथ में भरेंगे, रिपेयर के एक्सपेंसेस साथ में करेंगे। एक टेनेंट आया, उसने रेंट नहीं दिया 50,000 रुपये का, ठीक है, वरुण ने पूरा का पूरा अरियर 50,000 रुपये मांगा उससे कि ला भाई 50,000 रुपये दे, कि भैया हम दोनों पार्टनर्स हैं प्रॉपर्टी के अंदर। हैंस अरुण बीइंग वन ऑफ द पार्टनर्स वॉज लायबल फॉर द होल अमाउंट। Arun, however, refused and argued that they were not partners but they are co-owners. वो partners नहीं, वो co-owners है। He was not liable to pay Varun's share of the defaulted rent. बताओ भैया रीजंस के साथ में अरुण वरुण को हम पार्टनर्स माने कि नहीं माने। देखो यार मेरी बात सुनो, जब जब इस संसार में पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन आया है और ये डिसाइड करने की बात करी गई है कि पार्टनरशिप है कि नहीं है, आई तो ट्रूली बिलीव कि आपको सेक्शन नंबर 6 के साथ में चार तो लिखना ही चाहिए और सेक्शन नंबर 6 भी आपको लिखना ही चाहिए। देखो आपको पहले ये बताना चाहिए, मेरी बात सुनो, इधर आओ, अपने पास में है क्या। देखो भैया 4 के अंदर डेफिनेशन दी गई है कि पार्टनर क्या है, पार्टनरशिप फर्म क्या है। पहले 3-4 लाइन के अंदर ये सुंदर सी डेफिनेशन लिख के आ जाना कि व्हेन 2 और मोर पर्सन, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। 2 और मोर पर्सन अग्रीड किया है, यानी कि डीड एग्रीमेंट है। प्रॉफिट शेयर करेंगे, बिजनेस करेंगे साथ में, मतलब चैरिटी वगैरह सब भाड़ में गई, चैरिटी एनजीओ वगैरह कुछ भी नहीं करना है अपन को, करेक्ट है, ये करेंगे। एंड कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि म्यूचुअल एजेंसी है। पहले सेक्शन नंबर 4 को लिख के आना। सेक्शन नंबर 5 के अंदर तो एक, चलो सेक्शन नंबर 5 बात करता है कि अग्रीमेंट से बनता है, स्टेटस से नहीं बनता है, उसको साइड में कर दो। पर सेक्शन नंबर 6 ने क्या बोला है कि जब जब आपको पार्टनरशिप को आपको यहां पर डिटरमाइन करना है, आपको सेक्शन नंबर 6 के पास में आना पड़ेगा। और सेक्शन नंबर 6 ने बोला कि आप ये सारी चीजें एक साथ चेक करो, अग्रीमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड म्यूचुअल एजेंसी। अब आ जाओ, अंदर आओ। शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर आपका एक एक्सेप्शन मैंने दिखाया था, ऑल 5 प्रॉफिट्स लिंक्ड पेमेंट्स। इसके साथ में मैंने को ओनरशिप भी डाला था। क्या को ओनरशिप पार्टनरशिप के अंदर आती है? द आंसर इज नो। को ओनरशिप पार्टनरशिप के अंदर नहीं आती है। अरुण और वरुण दोनों को ओनर्स हैं, वो धंधा नहीं कर रहे हैं, वो साथ में बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ज़मीन ली है, बराबर है, और उन्होंने उसको बनाकर रेंट पे चढ़ा दिया है। जो रेंटल इनकम है बेटा वो उनकी को ओनरशिप के साथ में जुड़ी हुई है। बस उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है और रेंटल इनकम है। इट इज नॉट अ केस ऑफ पार्टनरशिप। वेरी सिंपल, आपको ये लिख के आना है। यहां पर आपको लिखना है कि यहां पर बिजनेस एक्टिविटी का एलिमेंट नहीं है। क्या लिख के आओगे बेटा? यहां पर क्या लिख के आओगे आप? ये एलिमेंट यहां पर नहीं है। बिजनेस एक्टिविटी का एलिमेंट यहां पर प्रेजेंट नहीं है और ना ही इनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी है, ना ही इनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं लिख देता हूं 4, 5, 6 के हिसाब से। नो बिजनेस एक्टिविटी, करेक्ट, एंड नो म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन दैम। ओके, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। एमएनओ व पार्टनर्स इन अ फर्म इंगेज इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस। ठीक है भैया, ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है तीनों के तीनों।
समय के साथ में एन बिकेम मेंटली अनसाउंड, वो अब फर्म्स के अफेयर को मैनेज नहीं कर पा रहा है। ओ ने एलिज किया दैट एम वॉज कंटिन्यूसली गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। किसने? ओ ने एलिज किया कि एम, और दिमाग खराब किसका हुआ है? एन का। अलग अलग बात चल रही है। एंड वॉज मिस अप्रोप्रिएटिंग द फर्म्स फंड ड्यू टू रिपीटेड डिस्प्यूट्स एंड लॉस ऑफ ट्रस्ट। ओ फाइल्ड ए पिटिशन टू द कोर्ट। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सेक्शन 44 ऐसा करवा सकता है। सेक्शन 44 में ऐसी कुछ सिचुएशंस है, सेक्शन 44 के अंदर ऐसी कुछ सिचुएशंस है जहां पर पार्टनर्स फंस जाते हैं, तो कोर्ट ऑन इट्स ओन या फिर व्हेन अप्लाइड बाय वन ऑफ द पार्टनर्स, जब पार्टनर अप्लाई करते हैं कि हमारी फर्म अब आगे काम नहीं कर सकती और हम लोग इस स्थिति के अंदर नहीं बचे, कृपया करके आप हमको डिसॉल्व कर दीजिए, तो उसने डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई किया। कोर्ट ने डिसोल्यूशन ऑर्डर किया। एम क्लेम दैट ही स्टिल हैड द राइट टू यूज द फर्म ट्रक्स एंड व्हीकल्स फॉर हिज पर्सनल बिजनेस। एम का कहना है कि मैं तो अभी जितने ट्रक्स है, व्हीकल्स है, मैं पर्सनल बिजनेस के लिए यूज करूंगा। बताओ कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्या एम का जो इंटेंशन है वो सही है कि या फिर वो गलत है? पहली बात, सेक्शन 44 अगर आप लोगों को लिख के आना है तो आप लोग लिखो यहां पर, मैं आपको दिखा देता हूं। सेक्शन 44 ने क्या बोला? डिसोल्यूशन ऑफ कोर्ट, हमने इसका शॉर्ट फॉर्म बना रखा था इंप्रूव, इंसैनिटी, ऑब्सोलीट यानी कि परमानेंट इनकैपेसिटी, मिसकंडक्ट होने की वजह से, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट होने की वजह से, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से, एंड आर स्टैंड्स फॉर रिपीटेड लॉसेस यानी कि परपेचुअल लॉसेस होने की वजह से, एंड 7 है और भी कोई जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड होता है, यानी कि जैसे मैनेजमेंट में डेडलॉक हो गया, टॉकिंग टर्म्स में ना हो, सबस्ट्रैटम का लॉस हो गया, मतलब जिस आधार के लिए, जिस सब्सटेंस के लिए फॉर्म को बनाया गया था, और कोई पार्टनर स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग करने लग गया हो, ये पूरा आपका प्रोविजन बनेगा इसके अंदर। ठीक है, आपको 44 लिख के आना है। ठीक है, उसके अंदर आप यहां पर कौन सा वाला रीजन है बेटा? यहां पर कौन सा वाला रीजन है सर, ये भी बता दो। देखो यहां पर एक तो आपका अनसाउंड माइंड वाला रीजन चलेगा बच्चा, कि एक पार्टनर जो है वो अनसाउंड हो चुका है, एक पार्टनर यहां पर अनसाउंड हो चुका है, करेक्ट है। और दूसरा यहां पर क्या आएगा? मिसकंडक्ट वाला, दूसरा पार्टनर यहां पर रिपीटेड मिसकंडक्ट कर रहा है। इन दोनों रीजन की वजह से क्या 44 के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, सेक्शन 44 के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर एक और सेक्शन कनेक्टेड है। फर्म जैसे डिसॉल्व हो जाती है, जो फर्म की प्रॉपर्टीज है, जो फर्म की प्रॉपर्टीज है, करेक्ट है, जो लगी हुई है एक तरीके से जॉइंट प्रॉपर्टी है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? फर्म के डेट्स के लिए, फर्म की लायबिलिटीज के लिए, और कुछ अगर सरप्लस होता है तो फिर पार्टनर के लिए उसको यूज किया जाता है। ऐसा हमने सेक्शन 46 के अंदर पढ़ रखा है, करेक्ट है। सेक्शन 46 के अंदर हम लोगों ने ऐसा पढ़ रखा है। तो क्या सर 46 क्यों ला रहे हो? अरे यार, वो जो अपना ये बंदा है ना एम, अपना जो बंदा है ना एम क्या बोल रहा है? एम बोल रहा है कि मैं ही यूज करूंगा मेरे पर्सनल यूज के लिए। उसको बोल रहे हैं भाई तेरा पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, जॉइंट प्रॉपर्टी। पहले तो जॉइंट डेट्स और लायबिलिटीज जो फर्म की है उसके लिए यूज करी जाएगी, उसके बाद में जो भी कुछ बचेगा वो सब पार्टनर्स के पर्सनल डेट्स और लायबिलिटीज के लिए यूज करी जाएगी। कोई एक पार्टनर का पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर एक्सक्लूसिव हक नहीं है। हम लोग क्या लिखेंगे इसके अंदर? एम डज नॉट हैव एनी एक्सक्लूसिव राइट। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो इसमें बहुत सिंपल है, 44 के अंदर जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो वैलिड है, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। और 46 के हिसाब से हम यहां पर ये बोलेंगे कि एम गलत है, करेक्ट नहीं है, उसका एक्सक्लूसिव राइट यहां पर नहीं है, उसका क्लेम अनजस्टिफाइड है, उसका क्लेम अनजस्टिफाइड है। ठीक है, चलो एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है सेक्शन 26 के ऊपर। हाउ डू दीज राइट्स डिफर फ्रॉम दोज ऑफ एन ओरिजिनल पार्टनर? आपको बेसिकली पूरा सेक्शन एक्सप्लेन करना है कि भैया ट्रांसफर ऑफ राइट्स के साथ में क्या होता है। सॉरी, मैंने 26 लिख दिया है क्या? हाँ, 26 नहीं बेटा, 29 है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट यहां पर बिल्कुल पॉसिबल है। एक पार्टनर अपना इंटरेस्ट दूसरे पार्टनर को ट्रांसफर कर सकता है, जस्ट लाइक एनी अदर टेंजिबल प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी कभी बेटा कोर्ट ऐसा ऑर्डर करता है ना, ड्यू टू एक्शन, ड्यू टू मॉर्गेज, आपने कोई आपने प्लेज कर रखा है, मॉर्गेज कर रखा है, तो वो जो आपके राइट्स है वो ट्रांसफर हो जाते हैं, दूसरे के पास चले जाते हैं। ठीक है, शर्त ये उन्होंने ये भी बोला है क्वेश्चन के अंदर कि पार्टनर के राइट से कैसे अलग है। तो आपको ये बात लिख के आनी पड़ेगी कि सच पर्सन, मतलब जो ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी, सच पर्सन डज नॉट एंजॉय द राइट्स सेम एज अ पार्टनर। नहीं,
ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो तो सकता है, लेकिन शर्त यह कि कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स चाहिए। पर आपको ये पॉइंट्स लिखना बहुत जरूरी है। पहली बात, उसके पास में क्या राइट्स है और क्या राइट्स नहीं है। देखो, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा एक ट्रांसफरी को, वो उसको चैलेंज नहीं कर सकता, वो उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। हाँ, क्या हम उसको कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलेंगे? नहीं कर सकता। एक पार्टनर कर सकता है, बट ये नहीं कर सकता, इंटरफेयर भी नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही सिचुएशन के अंदर वो अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए बोल सकता है। जनरली तो वो नहीं कर सकता, लेकिन अगर डिसोल्यूशन हो रहा है, अगर कोई पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है, उस वाले केस में वो अकाउंट्स को चेक कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। अदरवाइज ना वो अकाउंट्स चेक कर सकता है, ना इंस्पेक्ट कर सकता है, ना बिजनेस में पार्ट ले सकता है। सिर्फ प्रॉफिट लेना, चुपचाप जाना और चैलेंज मत करना, इस तरीके से उसके राइट्स अलग है। पार्टनर से ट्रांसफरी के राइट्स अलग होते हैं। ये पूरा आंसर आपको बनाकर आना है। एलएलपी के अंदर चेंज ऑफ नेम का डायरेक्ट क्वेश्चन आया बच्चा, यानी कि यह है आपका सेक्शन नंबर 17। यह है आपका सेक्शन नंबर 17, करेक्ट है। 17 भी मुझे ज़्यादा आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। चेंज ऑफ नेम के लिए मैं पूरा आपको एक मैंने सर्कल बनाकर दे रखा है। मैं तो यहाँ पर पूरा आंसर की तरीके से इसको लिख के लाया हूँ। इन एडवर्टेंस की वजह से, कोई भी रीज़न की वजह से आपको ऐसा नाम दे दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो कि मैच करता है, नियरली रिजेंबल करता है, करेक्ट है। तो इस गलती को सुधारा जा सकता है। तो इस गलती को सुधारा जा सकता है कैसे? कि यहां पर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही या तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही ऐसा कर सकती है, करेक्ट है, या फिर कोई उसको अप्लाई करे। कौन अप्लाई करेगा? एप्लीकेशन दी गई है बाय सच अदर एलएलपी या फिर प्रोप्राइटर ऑफ आरटीएम यानी कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाला केस है, वो 3 साल के अंदर एप्लीकेशन दे सकता है। जब भी वो ऐसे एप्लीकेशन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हमको डायरेक्ट करेगी 3 महीने के अंदर आप नाम चेंज कर लो। 3 महीने के अंदर अगर हमने नाम चेंज कर दिया, बहुत बढ़िया। 15 दिन के अंदर आरओसी को बता देना, आरओसी आपको नया सर्टिफिकेट दे देगी। अगर आपने नेसेसरी चेंजेस नहीं करे, हाँ 30 दिनों के अंदर अंदर आपने चेंजेस नहीं करे, तो यहाँ पर फिर क्या होगा? यहाँ पर फिर क्या होगा बेटा? 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर अगर आपने चेंजेस नहीं करे, हाँ, ऐसी स्थिति में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही नया नाम दे देगी और फिर आप उसको बाद में चेंज कर सकते हो सेक्शन नंबर 16 को यूज़ करके। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है सेक्शन नंबर 17 के अंदर। अब आ जाओ, एलएलपी भी हो गया आपका। अब देखते हैं अपन कंपनीज एक्ट, ठीक है। कंपनीज एक्ट का आपका 19, 20 और 21 है, और 22 और 23 तो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के ऊपर है। तो पहले कंपनीज एक्ट को हम लोग खत्म कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा यहाँ पर कुछ है नहीं मेरे ख्याल से। अल्ट्रा वायर्स का क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, हाँ अल्ट्रा वायर्स का क्वेश्चन ही है, इसको एक बार हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। सनराइज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है लिमिटेड, ऑब्जेक्ट है रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट मेमोरेंडम के हिसाब से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोचा इन्वेस्ट करते हैं सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ कंपनीज फंड्स इन अ स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज होपिंग टू अर्न क्विक प्रॉफिट। देखो गलत है, अल्ट्रा वायर्स क्लियरली हमको दिख रहा है, मेमोरेंडम में लिखा है आपका काम है रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट। आप क्या कर रहे हो? स्पेक्युलेटिव प्रोजेक्ट्स, स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, दूसरी कंपनीज के शेयर्स में पैसा लगा रहे हो। When the shareholders questioned this act, directors argued that since the company was duly incorporated and had wide powers of management, their decision was valid. मैं तो कह रहा हूं यहां पर ही गलत है, उनका डिसीजन वैलिड नहीं है। एग्जामिन करो, यस। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स है, यस। मेमोरेंडम के बाहर चले गए हो आप, सिंपल सी बात है। डायरेक्टर्स का जो एक्शन है, क्या करेंगे भैया? यहां पर सिंपल सा हम लोग बोलेंगे कि आप ऑब्जेक्ट लॉस के ऊपर गए हो, आप रियल एस्टेट डेवलपमेंट ही कर सकते थे, लेकिन डायरेक्टर्स ने फंड्स को यूज किया है स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लिए। इसमें एक सिंपल सी बात है, इसीलिए ये पावर्स ये जा रहा है, दिस इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी, दिस इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, दिस इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देयरफॉर डायरेक्टर्स का जो एक्शन है वो सिर्फ उनकी पावर के बियॉन्ड नहीं है, वो मेमोरेंडम के भी ऊपर है। इसीलिए ये अल्ट्रा वायर्स एक्ट है और ये वॉइड है, यस। यूवी एंड वॉइड, यूवी एंड वॉइड, सिंपल सी बात, ठीक है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको यहां पर लिखना पड़ेगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स किसके लिए होता है बेटा? शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, बराबर है। और कंपनी का जो पैसा है वो ढंग से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखने के लिए होता है। तो इसीलिए हमने अल्ट्रा वायर्स एक्ट को यहां पर अप्लाई किया है, ओके। एंड देयरफॉर द कंपनी विल नॉट बी बाउंड बाय सच एक्ट्स। कंपनी बोलेगी देखो भाई हम इसके लिए लायबल नहीं है ना, जो भी फंड्स यूटिलाइज किए गए हैं स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस के लिए उसको रिकवर किया जा सकता है क्योंकि ये हमारे शेयर होल्डर्स का पैसा है।
और ये आपका अल्ट्रा वायस एक्ट है, सिंपल सी बात है। तो आपने कोई गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया, डायरेक्टर्स को हम पर्सनल लायबल भी ठहरा सकते हैं। आपका अल्ट्रा वायस के लिए आपको ये सारा आंसर लिख के आना है, मैंने यहाँ पर लिख चुका है। अल्ट्रा वायस के लिए पूरा प्रोविजन आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलो, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड was incorporated in India with 55% of paid up share capital held by central government, 20% state government, remaining 25% about private investors. सिंपल सी बात है। सब सेक्शन नंबर 45 क्लॉज नंबर 45 गवर्नमेंट कंपनी 51% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर तो क्लियरली दिख रहा है। 55% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है और 20% स्टेट गवर्नमेंट है, तो टोटल 75% हो गया, ठीक है। Some private shareholders argue that government control was not absolute and therefore the company should not be classified as government company. चुपचाप गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन लिख के आना। गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन के अंदर दो पार्ट होते हैं, मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। पहला पार्ट तो आपका ये होता है बच्चा कि 51% और मोर शुड बी हेल्ड अप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। एंड दूसरा हिस्सा इस डेफिनेशन का ये होता है, इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। तो ये दोनों चीजें लिख के आना, तभी गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन कंप्लीट होगी। और यहाँ पर इस बंदे को बोलना कि तू बेवकूफ है, ठीक है, ये गवर्नमेंट कंपनी है और ये गवर्नमेंट कंपनी होने की वजह से पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट कंपनी का, गवर्नमेंट का ही रहेगा और तू जो बोल रहा है वो गलत है, ठीक है। कैन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट? भैया सेक्शन नंबर 8 के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, आपको लिखना है सेक्शन नंबर 8 कंपनी के बारे में, ये रहा उसका पूरा आंसर। सेक्शन नंबर 8 कंपनी बिल्कुल रजिस्टर हो सकती है, सेक्शन मतलब एनपीओ पर्पस के लिए सेक्शन 8 कंपनी को आप कर सकते हो, चैरिटेबल पर्पस वगैरह वगैरह वगैरह, प्रमोटिंग इज ऑब्जेक्ट, डिविडेंड आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, आरओसी को काम दे रखा है ना, आपके ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मिनिमम शेयर कैपिटल की, है ना, इट इज़ अ लिमिटेड कंपनी बाय नेचर, ठीक है। आपको कोई वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड ऐसे वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप फाउंडेशन, क्लब वगैरह ये सब यूज़ कर सकते हो। रिवोकेशन कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, रिवोकेशन वगैरह सब आपको लिख के आना पड़ेगा। अगर बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है तो बिल्कुल लिखना, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है कोलकाता के अंदर बिमल के ऊपर, जो कि रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क है, पेएबल इन दिल्ली है। भैया लिख ही लो ना यार, ये फॉरेन एक्सचेंज के बारे में ही है, सॉरी ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के बारे में ही होगा, देख लेते हैं ना अपन। देखो, डिसाइड द लायबिलिटी ऑफ बिमल, हाँ देखो लायबिलिटी के ऊपर है, यानी कि ये आपका पूछा गया है सेक्शन नंबर 11 के साथ में सेक्शन नंबर 134 बच्चा 134 पूछा गया, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो, कि 134 क्या बात करता है, किसकी लायबिलिटी क्या रहेगी, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है तो बनाने वाले की, ड्रॉवर और मेकर की लायबिलिटी रहती है जहां पर जिस कंट्री में इसको ड्रॉ किया गया है, और जो पेमेंट करने वाला इंसान होता है उसकी लायबिलिटी होती है उस कंट्री के हिसाब से जिस कंट्री में ये पेएबल है, करेक्ट है। तो अनिल ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है कोलकाता के अंदर, तो ड्रॉन इन इंडिया, ड्रॉन इन इंडिया। मिस्टर बिमल आर रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क ऑन ठीक है, मेड इट पेएबल इन दिल्ली, भैया पेएबल इन इंडिया, पेएबल इन इंडिया, ठीक है। ऑन मैच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड, अनिल सूड बिमल इन इंडिया, अनिल सूड बिमल इन इंडिया claiming interest at the rate of 18% as applicable in Kolkata. Bimal contended that his liability was governed by New York law where the rate of interest was only 6%. Decide the liability of Bimal. आप बिमल की लायबिलिटी बताइए। यहां पर आप देखो ड्रॉ करने वाला कौन है, अनिल, ड्रॉई जिसके ऊपर ड्रॉ किया गया है वो कौन है, बिमल, और पेबल कहां पर है, पेबल कहां पर है बेटा, ये पेबल है इंडिया के अंदर। सो यहां पर एक सिंपल सी बात है, अनिल भाई साहब एकदम सही कर रहे हैं, ड्रॉन इन इंडिया है और साथ में पेएबल इन इंडिया है, साथ में पेएबल इन इंडिया भी है, तो आपके ऊपर 18% ही लगेगा, आपके ऊपर 18% ही लगेगा, 6% नहीं लगेगा। इसको लिखना कैसे, आपको ऐसे लिखना है, लायबिलिटी ऑफ मेकर और ड्रॉअर विल बी रेगुलेटेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री वेयर इट हैज बीन ड्रॉन और मेड, एंड लायबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर या फिर इंडोर्सर, एक्सेप्टर जो पेमेंट करने वाला है, विल बी रेगुलेटेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल। मैंने ये एग्जांपल बना रखा है, उसी एग्जांपल के ऊपर क्वेश्चन है, हमेशा पूछते हैं वही है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 23, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बेयरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको बताना है। ये लो मैं आपको ले आया हूँ, 11 और 12 इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करता है। आपको इस तरीके से कुछ आंसर बनाना है, हमेशा इनलैंड के बारे में आपको ध्यान रखना है, आपको इनलैंड की चेकिंग करनी है।
अगर इंस्ट्रूमेंट इनलैंड नहीं है तो वो फॉरेन होगा। यहां पर लिख रखा है एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट एंड यू हैव टू चेक टोटल 2 कंडीशंस। पहली कंडीशन कंपलसरी कंडीशन है कि ड्रॉन इन इंडिया होना चाहिए। उसके साथ में दूसरी कंडीशन सेकेंडरी कंडीशन है, उसमें से 2 में से कोई भी एक फुलफिल हो जानी चाहिए, या तो ड्रॉन ऑन रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर पेबल इन इंडिया। करेक्ट है, 11 और 12 है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हाँ, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और बेरर इंस्ट्रूमेंट अगर आपको देखना है तो आप यहां से आंसर बना सकते हो। बेरर इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसमें यहां पर या तो शब्द बेरर लिखा हो, या फिर पेई के नाम के साथ में बेरर लिखा हो, या फिर जिसका लास्ट इंडोर्समेंट ब्लैंक होता हो। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बेटा वो होता है जो पेबल टू अ पर्सन होता है जिसका नाम लिखा हुआ होता है, बराबर है। पेबल टू अ पर्सन और टू इज ऑर्डर, तो स्पेसिफाइड पर्सन का नाम हो, ऑर्डर लिखा हो, और ऐसे कोई भी शब्द नहीं होना चाहिए जो उसके ट्रांसफर को प्रोहिबिट करे। ठीक है, आप ये भी लिख के आना, पेबल टू ऑर्डर को ट्रांसफर करने के लिए इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी लगती है, और पेबल टू बेरर को ट्रांसफर करने के लिए हम मियर डिलीवरी से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। अगर खुदा मेहरबान हुआ तो आपको सेक्शन नंबर वहाँ पर याद आ जाएंगे तो आप लिख देना, नहीं हुआ तो ठीक है, सेक्शन नंबर की कोई कंपल्शन नहीं है। ये आपका सेक्शन 23 भी यहाँ पर खत्म होता, सॉरी लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर खत्म होता है, और इसी के साथ में आपकी ये आरटीपी भी खत्म होती है। ठीक है, चलिए, आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा फायदेमंद रहा होगा। ठीक है, आरटीपी का रिवीजन अच्छे से करते रहिए, इसको अपने हिसाब से आप यूटिलाइज करिएगा। वीडियो को मैंने एकदम क्रिस्प रखा है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है, फटाफट सारे आंसर्स को मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। आरटीपी वॉज वेरी सिंपल, ऑल द क्वेश्चन आर ऑलरेडी सीन बाय यू गाइज, आपको पता है, देखे हुए हैं, क्लासेस में करे हुए हैं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि आप इतनी बार रिविजन कर लोगे कि आपको ना ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्वेश्चन देखे हुए हैं। बट बिलीव मी, एग्जामिनेशन में 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आपने नहीं देख रखे हैं, तो घबराना मत। ठीक है, उन 1-2 क्वेश्चन में अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, जितना पढ़ा है, जितना सीखा है, उसको वहां अप्लाई करके लिख के आने की कोशिश करना, उससे घबराना मत। ठीक है, चलिए, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। बाय गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।